Hello everyone, I'm a second year MBBS student here to help you with your NEET preparation. नीट के लिए अभी हमारे पास बचे हैं कुछ 2-3 महीने और इस टाइम पे पीवाईक्यू करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मेरे टाइम पे भी मैं ऐसे ही वीडियोस के थ्रू पीवाईक्यू करता था। थोड़ा इजी लगता था कंपेयर टू खुद से करना। तो आपको करना ये है कि मुझसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, वीडियो पॉज करके, ठीक है? और अगर आंसर ना आए तो मेरा सॉल्यूशन देखना है, इससे आपका ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड के साथ। लिविंग वर्ल्ड में अब तक 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? 30 के आसपास कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? और इसमें हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसमें से पहला टॉपिक है व्हाट इज लिविंग। ये जो व्हाट इज लिविंग टॉपिक है, इससे अब तक 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्या है पहला क्वेश्चन? रीड करें। Which one of the following aspect is an exclusive characteristic of living things? क्या पूछा है? Exclusive characteristic। क्या exclusive characteristic मतलब defining feature, defining feature, ठीक है? तो यहाँ पे हमें defining feature पूछा है, ठीक है? देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है? Isolated metabolic reactions occurring in vitro। क्या ये defining feature है? नहीं, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इससे इसी बहाने एक पॉइंट आपको याद दिला देता हूँ कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकरिंग इन विट्रो आर लिविंग रिएक्शंस। जी हाँ, आर लिविंग रिएक्शंस। बट आर दे लिविंग थिंग्स? नो, दे आर नॉट लिविंग थिंग्स। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, सोचा आपको याद दिला दूँ, ठीक है? चलिए अगला ऑप्शन, इंक्रीज इन द मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। देखिए पहले अगर देखा जाए पहली नज़र में तो ये ऑप्शन हमें करेक्ट लग सकता है, ठीक है? लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से इंक्रीज इन मास क्या है? ग्रोथ। इंक्रीज इन मास क्या है? ग्रोथ। क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है? जी नहीं, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। लेकिन आप कहोगे यहाँ पे तो लिखा है कि फ्रॉम इनसाइड ओनली, तो ये इंट्रिंसिक ग्रोथ हो गया, ठीक है? चलो आपका ये फैक्टर कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे इंट्रिंसिक ग्रोथ दिया हुआ है, ठीक है? इसको होल्ड पे रखते हैं बी ऑप्शन को और सी ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है? पढ़िए सी। क्या क्या है सी ऑप्शन? perception of events happening in the environment and their memory। देखिए perception of events happening in the environment and their memory, क्या ये हमें कॉन्शियसनेस की तरफ इंडिकेट? कॉन्शियसनेस, यस, ये हमें कॉन्शियसनेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो इन दोनों में से अगर देखा जाए बी और सी में से मोर करेक्ट कौन सा है? यहाँ पे ग्रोथ इंक्लूड की जा रही है, ठीक है? भले इंटेंसिव ग्रोथ हो लेकिन ग्रोथ तो है, और यहाँ पे दिया है कॉन्शियसनेस। तो इन दोनों में से अगर मोर करेक्ट की तरफ हम जाए तो हमारा ऑप्शन सी ये आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। ठीक है, क्या है? वही सवाल पूछा है, लिविंग के नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंशिएट करना है डिफाइनिंग फीचर्स के बेसिस पे। डिफाइनिंग फीचर्स, ठीक है? कौन सा डिफाइनिंग फीचर है यही पूछा है इसमें, ठीक है? पहला ऑप्शन क्या है? इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट, क्या ये कॉन्शियसनेस? जी हाँ, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या ये डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन इसमें एक और चीज़ ये है कि प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, क्या एवोल्यूशन डिफाइनिंग फीचर है? नहीं है, इवोल्यूशन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इवोल्यूशन किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। इवोल्यूशन होने के लिए हजारों लाखों करोड़ों साल लगते हैं और इस टाइम की स्टडी हम नहीं कर सकते, तो ये हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है? तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला क्या ऑप्शन है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमें तो पता ही है रिप्रोडक्शन तो डिफाइनिंग फीचर है ही नहीं। तीसरा क्या है? ग्रोथ एंड मूवमेंट। फिर आ गया ग्रोथ, क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है? नहीं, तो ये भी गया ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन है क्या? रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। देखिए रिस्पॉन्सिवनेस टू टच फिर से हमें कॉन्शियसनेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। क्या है? कॉन्शियसनेस। क्या कॉन्शियसनेस ये डिफाइनिंग फीचर है? हाँ है। तो क्या ये हमारा आंसर है? हाँ, ये हमारा आंसर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ, क्या कब कैसे होती है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट? देखिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे आरएनए आता है, उसके साथ डीएनए आता है, उसके साथ प्रोटीन्स,
लिपिड्स, ऐसी सारी चीज़ें आती हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाती है, ठीक है? ये बनाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किससे स्टार्ट होती है? ये आरएनए, डीएनए और प्रोटीन से। क्या है ये आरएनए, डीएनए और प्रोटीन? क्या ये सेल्स है? नहीं। क्या ये ऑर्गेनिज्म है? नहीं। क्या एटम्स है? नहीं। क्या ये सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल्स है? जी हाँ, ये तो सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल्स है। मॉलिक्यूल्स, आरएनए एक मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल, प्रोटीन भी मॉलिक्यूल। तो हमारा आंसर हो गया डी, ठीक है? अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। देखिए, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से अब तक 9 क्वेश्चंस पूछे हैं, 9 क्वेश्चंस, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इससे थोड़ा ठीक से पढ़ना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन पढ़ो इसी टॉपिक में से। क्या है? सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच कार्डलस लिनियस फर्स्ट डिस्क्राइब। ठीक है, मैंगो का साइंटिफिक नेम पूछा है जो कार्डलस लिनियस ने दिया था, ठीक है? एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है ये नाम। कैसे लिखते हैं? मैंजीफेरा, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, आई स्मॉल है, इंडिका लिन, शॉर्ट फॉर्म, एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ साइंटिस्ट नेम, ठीक है? देखते हैं कहाँ पे ये ऑप्शन, ये ए नहीं, बी नहीं, ये सी, क्या ये मैच कर रहा है? मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है? तो ये हमारा आंसर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन? ठीक है, आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्या बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर? नहीं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। याद रखना है, बायोलॉजिकल नहीं है, बोटानिकल नोमेनक्लेचर है, ठीक है? इसके कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स हमें पता है, ठीक है? वन बाय वन पढ़ते हैं। क्या है पहला ऑप्शन? हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन। क्या ये सही है? हाँ, सही है। हैंड रिटन, जब भी हम हाँ किसी साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखते हैं तो उसे हैंड रिटन करना पड़, उसे अंडरलाइन करना पड़ता है, ठीक है? अगला ऑप्शन, एवरी स्पीशीज शुड हैव अ स्पेसिफिक नेम एंड स्पेसिफिक, सॉरी सॉरी गलती हो गई, एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। बस बिल्कुल सही, ये एक स्पेसिफिक नेम और उसका जीनस मतलब जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, इससे ही बनता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन, साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, इनका ओरिजिन भी लैटिन से होता है और इन्हें लिखते वक्त इटैलिसाइज किया जाता है, ठीक है? तो ये भी करेक्ट हो गया। अभी लास्ट ऑप्शन क्या है? जेनेरिक एंड साइंटिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स। ये गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि ये दोनों के लिए बोल रहा है कि स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से करनी है। क्या यह सही है? नहीं, स्पीशीज का तो हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जेनेरिक नेम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमने अभी अभी देखा, देखो ये देखो, मांजिफेरा इंडिका लिन में एम को कैपिटल रखा है और आई को स्मॉल रखा है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टन यूनिवर्सल रूल्स, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द नॉमेनक्लेचर? वही है, सेम सवाल पूछा है, ठीक? देखो सवाल रिपीट हुआ है, तो 2016 में ये सवाल था और 2019 में भी ये सवाल पूछा गया है, ठीक है? ऑप्शंस पढ़ो। क्या है? द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड। बिल्कुल सही, अभी अभी हमने पढ़ा है। दूसरा, व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड। ये भी पढ़ा है हमने, अभी अभी सवाल किया है और ये सही है स्टेटमेंट। तीसरा, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। चलो, हमें हमारा आंसर मिल गया, हमें हमारा आंसर मिल गया। क्या है? बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। क्या है इसका करेक्ट? दे आर लैटिन, दे आर लैटिन एंड व्हेन रिटन दे आर इटैलिसाइज्ड, इटैलिसाइज्ड, ठीक है? ये तो ये हमारा ऑप्शन हमें 3 नंबर का मिल गया। अगला क्वेश्चन, आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, अभी अभी बताया मैंने आईसीबीएन। क्या है आईसीबीएन? इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल। क्या बायोलॉजिकल? नहीं, बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, बोटानिकल। इसको याद रखने की एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, ICZN पता है आपको, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो अगर एक जू के लिए है तो एक बॉटनी के लिए भी होगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बायोलॉजी और बॉटनी के बीच में, ठीक है? यहाँ पे जू है तो यहाँ पे बॉटनी जरूर होगा। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, देखो ढूंढो ऑप्शन में कहा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। देखिए पहला ही ऑप्शन है, ठीक है, मिल गया आंसर। अगला 8 क्वेश्चन, क्या है? बायोसिस्टमैटिक एम सेट, ठीक है? क्या है बायोसिस्टमैटिक? बायोसिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी।
टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी को अगर हम मिला दें तो बायोसिस्टमैटिक बनता है। टैक्सोनॉमी में क्या क्या आता है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। उसके साथ अगर फाइलोजेनी को इंक्लूड किया जाए तो बायोसिस्टमैटिक बनता है। ठीक है, तो पढ़ो ऑप्शंस में क्या है। पहला ऑप्शन, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्या इसमें है? वो नहीं है। ठीक है, डिलिमिटिंग फैक्टर्स, डिलिमिटिंग वेरियस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टैब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप्स। बिल्कुल नहीं। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। देखो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक। दूसरा क्या है? एंड एस्टैब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी। ठीक है, अब तो फाइलोजेनी वर्ड आ गया, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? द टर्म द बुक जेनेरा प्लांटरम वाज रिटन बाय। इजी है, बेतमन हुकर ने इस बुक को दिया था। जनरली ये पूछा नहीं जाएगा, फिर भी बेतमन हुकर याद रखो। ठीक है, ये किंगडम प्लांटी जो है, ये प्लांट्स की इसमें इंफॉर्मेशन लिखी गई थी। प्लांट की इंफॉर्मेशन, प्लांट के सीड्स की इंफॉर्मेशन थी स्पेसिफिकली अगर जाए तो, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी। प्लांट्स की इंफॉर्मेशन थी, इतना ही यहाँ पे बस है। ठीक है, जनरल प्लांटरम किसने लिखा था? बेथम हुकर ने। ठीक है, 10th क्वेश्चन, लीनियस इज क्रेडिटेड विथ, लीनियस इज क्रेडिटेड विथ। ठीक है, लीनियस का, लीनियस को किसका क्रेडिट, किस चीज का क्रेडिट दिया गया था? उसको क्या ये धोनी है? क्या ये धोनी है इसको क्रेडिट दिया था? क्या ये धोनी है? जी नहीं, ये धोनी नहीं है। लेकिन इसको तो भी तो क्रेडिट दिया था, तो क्यों ये धोनी क्यों नहीं है? देखो चेन्नई फैंस नाराज मत हो, देखो आपके लिए येलो येलो कलर का पेन यूज कर रहा हूँ, ऐसे ही बोल दिया मजाक मजाक में। ठीक है, पढ़ो ऑप्शंस में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, हमारा आंसर मिल गया। लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही तो दिया था, तो ठीक है, पहले ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। लेकिन क्या इन ऑप्शंस को हम इग्नोर करेंगे? जी नहीं, आपको इनका शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये किसने डिस्कवर किया था। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, लुइस पाश्चर। लुइस पाश्चर ने दिया था। ये आप इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन चैप्टर में ये आप पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस लुइस पाश्चर ने दिया था। डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, ये आप वहाँ पे पढ़ेंगे जो करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं आप यहाँ पे? नीट क्रैक करने के लिए। नीट क्रैक करके कहाँ जाएंगे? एमबीबीएस करेंगे, एमबीबीएस करेंगे। ये आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे, तो ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के पहले ही चैप्टर में ये सब दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम ये सब नहीं बताएंगे। ठीक है, वहाँ पे पढ़ने के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं ना। ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या है? डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, विलियम हार्वे। याद रखो, सिर्फ याद रखो, विलियम हार्वे। वो चैप्टर जब पढ़ोगे तो ये क्लिक कर जाएगा, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन दिया है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीनियस इवॉल्व ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, कार्लस लीनियस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये रहा ऑप्शन। ठीक है, हमने पहले ही सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, न्यू सिस्टमैटिक्स देखिए इसने जूलियन हक्सले ने किया था। डू नॉट रिमेंबर, भूल जाओ, भूल जाओ इस क्वेश्चन को, ये अब पूछेंगे नहीं, ये बहुत पुराना सवाल है, अब नहीं आएगा ये। फिर भी हमने एक आंसर टिक कर दिया कि जूलियन हक्सले ने न्यू सिस्टमैटिक्स दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला सेक्शन ही आ गया। देखो ये सेक्शन भी हमने खत्म कर लिया, तो ये चैप्टर का दूसरा सेक्शन भी हमने खत्म कर लिया। टोटल 3 सेक्शंस थे, ये तीसरा सेक्शन है। ठीक है, लेकिन तीसरा सेक्शन जो है, देखो इससे अब तक 18 क्वेश्चन पूछे हैं। कितने? 18। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का, तो ये सेक्शन आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन। In the taxonomic categories, which hierarchical arrangement is in ascending order is correct for animals? देखिए क्या पूछा है? ascending order। ठीक है, इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए दो ही चीज़ें हैं, दो ट्रिक्स हैं, हमें वो फॉलो करनी है। वो किया, बात खत्म, ये सेक्शन ही खत्म। क्या है वो? हमारी ट्रिक, कौन सी ट्रिक? डू कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ठीक है, डू कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ये आपको याद रखना है। और दूसरा वो टेबल, देखो वो टेबल दिया है एनसीईआरटी में, जिसमें फैमिली दी है, क्या ऑर्डर दिया है और कुछ कुछ दिया है ना, वो एक टेबल है एनसीईआरटी में। वो टेबल आपको अच्छे से करना है। इस सेक्शन में से सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हाथ में मार्क्स है तो अच्छे से करके जाइएगा, ट्रिक अच्छे से कीजिएगा, जो कि अभी क्वेश्चन करते करते ही हो जाएगी। और ये टेबल अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें पूछा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये 2022 में पूछा गया सवाल था। तो ये सवाल एक्चुअली इसमें कुछ प्रॉब्लम था, ये क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत था। कैसे गलत था? क्योंकि पूछा क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कैसे होती है? छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग ही बड़े से हुई है, तो हम इस सवाल को डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, आपने ट्रिक
ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है ट्रिक, डू डोमेन है यहाँ पे, नहीं, कीप कीप के किंगडम, पॉट्स फाइलम, देखो कंफ्यूज मत करो, फाइलम फाइलम, ये है हमारा फाइलम, ये है हमारा आंसर। फिर भी ट्रिक पूरी करते हैं हम, डू कीप किंगडम पॉट्स फाइलम सी क्लास, क्लीन को क्लास, और ऑर्डर फैमिली फैमिली, गेट्स जीनस स्पीशीज, सिक, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली मस्किडी। मस्किडी देखो टेबल, टेबल मैंने बोला है आपको टेबल पढ़ना है, ठीक है। मस्किडी जो है वो हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई देखिए, मस्किडी, मस्किडी फैमिली हाउस फ्लाई की, हाउस फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है क्या है, हाउस फ्लाई का साउंड साउंड साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, याद रखिए मस्का डोमेस्टिका। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पे आएंगे मस्का डोमेस्टिका पे, तो याद रखिए कि मस्किडी फैमिली मस्का डोमेस्टिका की है और मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई, देखिए फिर आ गया हाउस फ्लाई। चलो फैमिली अभी हुआ, फैमिली अभी अभी हुआ, क्या है मस्किडी, तो ए का 3 कहाँ है, ए का 3, ए का 3, ए का 4, ए का 4 गया, ये भी गया, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास बचे। ठीक है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर, इसका ऑर्डर है, आपको बताना है, आपको बताना है, याद करिए क्या है इसका ऑर्डर। कुछ याद आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, ये लो, ऑर्डर है इसका डिप्टेरा, तो बी का 1 सिर्फ यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर अभी मिल गया है, लेकिन फिर भी हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास क्या है, क्लास इंसेक्टा, इंसेक्टा इसका क्लास है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसको कुछ अगर याद रखना है तो इस तरीके से रख सकते हैं कि इसको एक ड्राइंग कर लेता हूँ मैं, हाउस फ्लाई की ड्राइंग है, देखो हंसना मत, ये हाउस फ्लाई ही है, अभी मानते हैं हाउस फ्लाई ही है ये, क्योंकि एमबीबीएस में जाने के बाद एनाटॉमी में आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने होते हैं और वो भी आप ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ऐसे ही करना होता है। ठीक है, ये हाउस फ्लाई है हमारी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसके जॉइंट अपेंडेजेस हैं। ठीक है, जॉइंट अपेंडेजेस, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, और ये दिखते ही इंसेक्ट दिख रहा है यार, इंसेक्ट है, तो इसका ऑर्डर तो डिप्टेरा और क्लास इंसेक्टा। ठीक है, मिल गया हमारा आंसर। चलो फिर एक बार देख लो, टेबल अच्छे से कर लो। अगला क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, सिलेक्ट द 2 करेक्ट वंस, देखिए 2 कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है। पढ़ो ऑप्शंस, क्या है पहला, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्न्स्ट मेयर, बिल्कुल सही, चैप्टर के शुरुआत में जो साइंटिस्ट दिया है वहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया है, तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि हर चैप्टर के स्टार्टिंग में जो भी साइंटिस्ट दिया है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये तो गलत है, क्यों नहीं करता, फोटो पीरियड अफेक्ट करता है यार, फोटो है रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में अफेक्ट करता है। ठीक है, तीसरा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर एच विटेकर, चल पागल बना रहा है क्या, आर एच विटेकर ने नहीं, कार्लस लीनियस ने दिया था, हमें पता है, तो ये भी गलत है। लास्ट, इन यूनिवर्सल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, हमने एक टर्म पढ़ी थी म्यूचुअली इंक्लूसिव। ठीक है, यूनिसेल्युलर के लिए पढ़ी थी म्यूचुअली इंक्लूसिव, और मल्टीसेल्युलर के लिए क्या पढ़ा था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब अलग अलग, लेकिन यूनिसेल्युलर दिया है तो म्यूचुअली इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब क्या, वन, मतलब सिमिलर, एक ही है। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हमें मिल गए, एक और डी, कहाँ है ए और डी, ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The common characteristic between tomato and potato will be maximum at the level of their, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको हम जनरली गलत करते हैं और समझ भी नहीं पाते इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो ठीक है मैं थोड़ा इजीली आपको समझाऊंगा। देखो टोमेटो और पोटैटो ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, कौन सी फैमिली, सोलानेसी, सोलानेसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। देखिए स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है चलेगा, आपको मीनिंग समझ में आया ना, ठीक है, बस उतना ही काफ़ी है। तो क्या है, टोमेटो और पोटैटो सोलानेसी फैमिली के हैं। ठीक है, अभी जहाँ पे जो ऑर्डर और डिवीजन है ये इससे ऊपर की हायरार्की में आते हैं, फैमिली से ऊपर आते हैं। ठीक है, तो क्या हम जैसे जैसे ऊपर आएंगे और ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स इंक्लूड होंगे टोमेटो और पोटैटो में के साथ, क्लासिफिकेशन में क्या और भी प्लांट्स इंक्लूड होंगे,
जी हाँ, होंगे। तो क्या टोमेटो का स्पेसिफिक कैरेक्टर जो पहले हम कंसिडर नहीं कर रहे थे क्योंकि वो पोटैटो के साथ फैमिली में है, क्या वो कंसिडर किया जाएगा ऊपर-ऊपर जाते-जाते? क्योंकि ऑर्गेनिज़्म आएँगे, अलग-अलग कैरेक्टर्स मैच करेंगे। जी हाँ, करेंगे। तो क्या ये होगा कि और कैरेक्टर कंसिडर होंगे? तो होंगे। तो क्या सिमिलर कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे या कम होंगे? कम होंगे, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा जो कि अलग होंगे टोमेटो और पोटैटो में। तो ये तो हमारे आंसर नहीं हो सकते, ठीक है? अभी देखो जीनस, जीनस अगर हम नीचे जाएँ तो जीनस मतलब क्या? एक स्पेसिफिसिटी आती है, जीनस हमें देता है स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी। टोमेटो का कुछ अलग जीनस होगा, पोटैटो का कुछ अलग होगा, उन जीनस के कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक होंगे, स्पेसिफिकेशंस होंगे। तो क्या सिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ेंगे? जी नहीं, कम होंगे, ठीक है? तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो क्या है हमारा आंसर? फैमिली, ठीक है? फैमिली में क्योंकि एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे ये दोनों सबसे लीस्ट कॉमन प्लेस शेयर करते हैं क्लासिफिकेशन में, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन में कॉमन प्लेस शेयर करते हैं, तो फैमिली हमारा आंसर हो गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन, which of the following organisms is scientifically correctly named, correctly printed according to international rule of nomenclature and correctly described? देखिए बहुत ही लंबा सवाल हो गया, फिर भी मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको करना क्या है, कौन सा साइंटिफिक नेम करेक्टली लिखा है, उसका नाम करेक्टली दिया है और उसको डिस्क्राइब भी करेक्टली किया है, ठीक है? इसका आंसर हमें बताना है। फिर क्या है, ICBN, ICZN, वो ये सभी यही से क्वेश्चंस यहाँ पे वापस आए हैं, ठीक है? पहला ऑप्शन क्या है? मस्का डोमेस्टिका, द कॉमन हाउस लिज़ार्ड। हाउस लिज़ार्ड क्या है यार? क्या मस्का डोमेस्टिका हमारी हाउस फ्लाई, हमारी प्यारी सी हाउस फ्लाई लिज़ार्ड है? जी नहीं, ये तो लिज़ार्ड का खाना है। तो ये तो गया, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। मस्का डोमेस्टिका मतलब कॉमन हाउस फ्लाई, कॉमन हाउस लिज़ार्ड नहीं, ठीक है? द प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, ठीक है? प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, अ प्रोटोजोआ पैथोजन कॉजिंग मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। क्या ये आपको पता है? जी नहीं, ये आपको पता नहीं होगा, ठीक है? ये आपको पता नहीं होगा, ये ऑप्शन सही है लेकिन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, ये ये जो एक पैथोजन है, ये प्रोटोजोआन है। जी हाँ, ये प्रोटोजोआन है, ये आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में और डिटेल में आएगा। तो जो प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम है, ये प्रोटोजोआन भी है और ये मलेरिया भी कॉज करता है, ठीक है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है? आपको ये अभी पता नहीं होगा क्योंकि ये अगले चैप्टर्स में आएगा, तो आपको नहीं भी पता होगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? आपको बस याद रखना है कि प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम एक प्रोटोजोआन है और उससे मलेरिया होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन फिर भी चेक करते हैं सारे। फिलिस टाइग्रिस एंड इंडियन टाइगर, बिल्कुल नहीं। फिलिस पैंथेरा टाइग्रिस इसका नाम होता है। क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस। ये फिलिस टाइगर, फिलिस मतलब कैट्स, बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं है, ठीक है? इकोलाई, इशरिचिया कोलाई नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है? एंटेमिबा कोलाई, बिल्कुल नहीं, एंटेमिबा नहीं, इशरिचिया कोलाई इसका नाम होता है, ठीक है? और ये बैक्टीरिया भी नहीं होता, ये होता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ होता है, ठीक है? प्रोटोजोआ। फिर एक बार स्पेलिंग गलत हो गई, फिर भी चलता है, ठीक है? 19th question, which one of the following animals is matched with its particular taxonomic category? ठीक है, फिर वही सवाल, क्या सवाल है? टाइगर का टाइग्रेस, क्या ये स्पीशीज है? पैंथेरा टाइग्रेस, ठीक है? पैंथेरा, मैंने अभी नाम बताया था आपको, पैंथेरा टाइग्रेस, ये इंडियन टाइगर का नाम है, पैंथेरा टाइग्रेस। क्या ये जीनस है? जी हाँ है। क्या ये स्पेसिफिक एपिथेट है? क्या ये स्पीशीज है? हाँ है, स्पीशीज। तो क्या ये ऑप्शन सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। फिर भी अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कटल फिश क्या है? मोलुस्का इसका क्लास है? मोलुस्का क्लास ही नहीं है, मोलुस्का क्या है? फाइलम। तो ये गया। सी, ह्यूमन, प्राइमेट क्या ह्यूमन की फैमिली? बिल्कुल नहीं, होमिनिडी, होमिनिडी ह्यूमन की फैमिली है। प्राइमेट्स क्या है? उसकी ऑर्डर प्राइमेट्स, ठीक है? तो ये भी नहीं। लास्ट, हाउस फ्लाई, मस्का ऑर्डर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मस्का डोमेस्टिका तो इसका नाम है, तो मस्का क्या हुआ? जीनस, ये हुआ इसका जीनस, तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है? 20th क्वेश्चन, स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइस बाय टेक्सोनॉमिस्ट। देखो डिवाइस नहीं किया था, एक्सप्लेन किया था साइंटिस्ट ने, और ये आर्टिफिशियल कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें दिखता है। आर्टिफिशियल वगैरह कुछ नहीं, स्पीशीज हमें दिखती है यार, आर्टिफिशियल कैसे होंगी? ऑप्शन बी क्या है? लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या ये सही है? सही तो है, लेकिन पहला ऑप्शन देखो, बेसिक यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एनसीईआरटी ने ये मेंशन किया कि वो बेसिक यूनिट है, तो ठीक है, ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ये मेंशन करती है कि रियल बेसिक यूनिट है वो, बेसिक यूनिट। तो हमारा आंसर हो गया ए ऑप्शन, ठीक है? तो सारे ऑप्शंस को आपको ठीक से पढ़ना है,
ये ध्यान में रखिए आप, ठीक है। 21 क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इन जनरल इन कैरेक्टरिस्टिक एज कंपेयर्ड टू जीनस। देखिए अभी ट्रिक ट्रिक देखो, ट्रिक ये वही सवाल है, हमारे ट्रिक का ही सवाल है, इसमें भी आपको ट्रिक दे रहा हूँ, टू कीप पॉट्स क्लीन वाला। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल। जब भी हम ऊपर जाते हैं, मतलब कैसे, डू कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, ये जो हमारी ट्रिक है, इसमें हम ऊपर ऊपर जाएंगे, ऊपर ऊपर जाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक मोर जनरल हो जाती है, मोर जनरल। आगे भी ऐसा सवाल आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि जैसे ऊपर जाते हैं हम तो ये मोर जनरल होता है, मोर जनरल। हमें क्या पूछा है, लेस जनरल कंपेयर टू जीनस, जीनस के ऊपर मोर जनरल होगा, जीनस के नीचे लेस जनरल। क्या है, स्पीशीज, एस, स्पीशीज हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं 23rd क्वेश्चन की तरफ। क्या है 23rd क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, फिर वहीं पे वही ट्रिक हमें यूज करनी है, डू कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक वाली ट्रिक हमें यूज करनी है, ठीक है। चलिए ट्रिक के साथ, डू, डी, डी क्या है, डोमेन, डिवीजन नहीं है, देखिए ध्यान से देखिए, डोमेन मतलब डिवीजन, डी मतलब डिवीजन है, डिवीजन नहीं डोमेन है, ठीक है। डू, कीप, के किंगडम, किंगडम नहीं है, पॉट्स, पी फाइलम, ठीक है फाइलम, लेकिन उसी समय आपको याद रखना है कि फाइलम मतलब डिवीजन होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो ये ए हमारा ऑप्शन है, क्योंकि क्लास दिया है पहले फाइलम से, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन बचे, तो डू कीप पॉट्स क्लीन, सी मतलब की, क्लीन, क्लीन क्या है, क्लास, तो ये भी गया क्लास। और देखिए ऑर्डर आ गया यहाँ पे क्या दिया, फैमिली, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, तो हमारा आंसर हमें मिल गया, ठीक है। अगले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। क्या है, द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाय, फाइलम देखिए ये अर्न्स्ट हेकेल ने दिया था, किसने दिया था, अर्न्स्ट हेकेल। देखिए ये आपको याद नहीं रखना है, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर सिर्फ बताना इसलिए बता दिया, ये आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाय हेकेल नहीं पढ़ना है, भूल जाओ, भूल जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेड ऑफ एनी रैंक, देखिए जैसे ही एनी रैंक आता है यहाँ पे आंसर टैक्सॉन हो जाता है, किसी भी रैंक के ग्रुप को, प्लांट किसी भी एनिमल्स के स्पीशीज के ग्रुप को किसी एक रैंक पे, सॉरी स्पीशीज वर्ड यूज कर लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेड एट एनी रैंक पे हमें टैक्सॉन होता है, ठीक है, टैक्सॉन हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं 26th क्वेश्चन, A taxon is taxon is ऊपर ही पढ़ा, a group of plants or animals within with similar traits at any rank, ठीक है। पहला है a group of related families, नहीं, a group of related species, नहीं, a type of living organism, ये तो बिल्कुल नहीं, a taxonomic group of any ranking, ठीक है, any ranking, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। 27 क्वेश्चन, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी, देखिए स्मॉलेस्ट टैक्सॉन, देखो ये डू कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, क्या है, लोएस्ट क्या है, एस, सिक, सिक मतलब क्या, स्पीशीज, स्पीशीज, ठीक है। द स्टेट, द स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज व्हाट पुट फॉरवर्ड बाय, देखिए इसका आंसर है लीनियस, ठीक है, पूछ सकते हैं क्योंकि लीनियस से रिलेटेड है यहाँ पे, तो ये सवाल आपको ये चीज़ याद रखिए कि स्टैटिक कंसेप्ट किसने दिया था, कार्लिस लीनियस ने, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड यहाँ पे फिनिश होता है, लिविंग वर्ल्ड के सारे PYQs अब हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो इसका जो PDF है, इसका जो PDF है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखिए PDF से आप क्या करेंगे, MCQ सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छे फील के साथ MCQ सॉल्व करने, तो एक वेबसाइट है capsuleeducation.in, कैप्सूल एजुकेशन .in वहाँ पे क्या करूँगा मैं, आपको ये सारे MCQs एक टेस्ट के फॉर्मेट में दे दूंगा, टेस्ट के फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके भी आप ये सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फास्ट फास्ट सॉल्व करना है तो वहाँ पे आप टाइमर के साथ इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये PDF की बजाय आप जाएँ उस वेबसाइट पर और वहाँ पर ये टेस्ट अटेम्प्ट करें, और आपको इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए 20-25 मिनट लेना है, देखिए इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। देखो मैंने भी नीट दी है, मैंने भी इसका एक्सपीरियंस लिया है, इसके इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि 20 से 25 मिनट के ऊपर आपको इसको नहीं देना है, और एग्ज़ाम से पहले कम से कम 2 से 3 बार, 2 to 3 टाइम्स आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। 2 से 3 टाइम आपको एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना है,
क्योंकि पीवाईक्यूज़ का इम्पोर्टेंस मैं जानता हूँ, मैंने एग्ज़ाम दिया है। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, आपको इम्प्लीमेंट करना है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 से 3 टाइम आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपकी मेंटालिटी वैसी बनती है और लगभग सिमिलर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछते हैं, ठीक है? कुछ अलग क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, सिमिलर ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो 2 से 3 टाइम एटलीस्ट हर एक चैप्टर आप एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कीजिए, ये मेरा आपको एक सजेशन है। इस चैप्टर के नोट्स भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगा, ठीक है? अपलोड करूँगा आपके लिए, ये उसी वेबसाइट पे या इसी यूट्यूब पे मैं वो सारे लेक्चर्स आपको दे दूँगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू।